वेलकम बैक टू आवर चैनल वाईफाई स्टडी विद नंदिनी, जिसमें हमने क्लास 11th की हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करी है और चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उसको लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है संस्कृतियों का टकराव और इस चैप्टर में स्पेशली बात की गई है जो यूरोप के नाविक हैं, यूरोप के यात्री हैं, वो आते हैं दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में और किस तरीके से वहाँ के मूल निवासियों के, वहाँ के जन समुदाय पर यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव पड़ता है और उनकी जो मूल संस्कृति है वो कैसे नष्ट होती है, इसके बारे में पूरे चैप्टर में दिया गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैरेबियन सागर में स्थित छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप समूहों को क्या कहा जाता है। आपको शायद याद होगा कि मैंने मैप दिखाया था और मैप में मैंने बताया था कि कैरेबियन सागर था। कैरेबियन सागर के पास में कई सारे छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप थे जिसको कहा गया था बहामा। चिनाम्पा शब्द का क्या अर्थ है। चिनाम्पा एक शब्द है जिसका अर्थ क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इंका सभ्यता का पिरामिड नुमा ढांचा है, सरकंडे की चटाइयों से बने कृत्रिम टापू हैं, या अरावाक लोगों द्वारा बनाए गए झूले हैं, या एज़टेक सभ्यता के कुलीन वर्ग के बच्चों के स्कूल हैं। देखो, ये जो चिनाम्पा था ये स्पेशली क्या था, सरकंडे की चटाइयों से बने कृत्रिम टापू थे, यानी कृत्रिम रूप से टापू बनाए जाते थे रहने के लिए। पानी के आसपास के एरिया में ऐसा किया जाता था, जहां पर पानी का लेवल कम होता था वहां पर इस तरीके के टापू बनाए जाते थे सरकंडे की सहायता से, जिसको कहा गया था चिनाम्पा। नेक्स्ट, अरावाकी लोग खुले समुद्र में यात्रा किस प्रकार करते थे। तो आपको याद होगा कि जब हम अरावाकी लोगों के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि उनके आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, है ना, बहुत बड़े बड़े, और उनके तने बहुत हैवी हैवी तनों वाले जो पेड़ थे। तो इसी तरीके के इस पेड़ के खोखले तनों से जो बनी डोंगियां होती थी, उन्हीं डोंगियों का प्रयोग ये क्या क्या करते थे, समुद्री यात्राओं को करने के लिए करते थे, एक नाव के रूप में उसका इस्तेमाल किया करते थे। तो हमारा उत्तर नंबर ग सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया सभ्यता का मुख्य आर्थिक आधार क्या था, यानी माया सभ्यता में वो कौन सा काम किया जाता था जो उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन को बेस देता था। तो देखो, वहां पर पशुपालन, मक्के की खेती, अन्य देशों के साथ व्यापार, या फल एवं सब्जियों का उत्पादन। तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि वहां पर मक्के की खेती बहुत अच्छे से होती थी और मक्के की बुआई, कटाई और उससे रिलेटेड जो कुछ भी एक्टिविटीज होती थी उसको एज अ त्योहार मनाया जाता था माया सभ्यता में। कोलंबस भारत को खोजता हुआ किस द्वीप पर पहुंचा था। तो जब हम कोलंबस के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि उसके दिमाग में था कि वो भारत और भारत के आसपास के जो देश हैं उनकी खोज करे, है ना। और इसी खोज को ध्यान में रखते हुए वो समुद्री यात्रा करते करते कहाँ पहुंचा था, बहामा द्वीप समूह या गुहाना हानी द्वीप पर, यानी उत्तर नंबर ग हमारा सही उत्तर है। 1477 में टॉलेमी की किस पुस्तक ने यूरोप वासियों की दुनिया के बारे में जानकारी बढ़ाई। देखो, टॉलेमी कौन थे। टॉलेमी एक भूगोलवेत्ता थे, ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखी थी ज्योग्राफी। इस ज्योग्राफी बुक में इन्होंने पृथ्वी को अक्षांश और देशांतर रेखाओं के हिसाब से समझाने की कोशिश करी और ये बताया कि पृथ्वी गोल है, और साथ में ही एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया है। तो इनकी इस बुक के माध्यम से यूरोप वासियों को दुनिया के बारे में जानकारी मिली थी। अरावाकी लुकायों के लोग कहाँ रहते थे। ब्राजील, मैक्सिको, कैरेबियन द्वीप या पेरू में। तो ये कहाँ रहते थे, तो हमने पढ़ा था बिल्कुल कि स्टार्टिंग में ही था कि जब कोलंबस यात्रा करते करते पहुंचता है बहामा द्वीप पर, तो वहां पर जो समुदाय उसका स्वागत करता था, जिस समुदाय ने उसका स्वागत किया वो था अरावाकी समुदाय। और जो कोलंबस है वो इनकी तारीफ करता है और कहता है कि ये लोग बड़े शांति प्रिय हैं, क्योंकि ये बड़े खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं नाविकों का, और रहने के लिए, खाने के लिए जगह देते हैं। साथ में ही वो जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें उनकी सहायता करते हैं। तो ये कहाँ रहते थे, तो ये लोग कैरेबियन द्वीप में रहते थे।
ब्राजील की संस्कृति का क्या नाम है? तो ब्राजील की जो संस्कृति है, देखो ब्राजील में जो पुर्तगाली थे वो आते हैं, ठीक है, और वहां पर एक संस्कृति है तुम्बी नाम्बा संस्कृति। हमको अब जब हमने बताया था आपको तो समझाया था कि ब्राजील जो है वहां पर एक पेड़ पाया जाता है ब्राजील नाम का, और इस पेड़ के ही नाम पर इस एरिया का नाम, इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? ब्राजील पड़ गया। जहां पर जो अमेजन के की नदियां बहती हैं, साथ में जो अमेजन नदी है वो बहती है, साथ में ही घने घने जंगल पेड़ पौधे भी यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो संस्कृति विकसित हुई थी वो क्या थी? तुपी नाम्बा संस्कृति। एस्टेक लोगों को किसने पराजित किया था? कोर्टेस ने, कैब्राल ने, पिजारो ने या बालबोआ ने? तो हमने पढ़ा था कि जो एर्टेज लोग हैं उनको कोर्टेस ने पराजित किया था। जो ये कहाँ का था? ये स्पेन का था। और स्पेन के दो शासकों के बारे में हमने पढ़ा है, या स्पेन से दो जो नाविक नाविक हैं वो आते हैं, जिसमें से कोर्टेस था और दूसरा कौन था? पिजारो। कोलंबस किस देश का नागरिक था? कोलंबस जो है इटली का रहने वाला था, इटली के जेना का रहने वाला था। कोलंबस ने बहामा द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी कब की? देखो जब कोलंबस आता है सबसे पहले हमने पढ़ा था किसने अपनी यात्रा जो है स्टार्ट की थी, जब यात्रा स्टार्ट करी थी तो ये सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका के बहामा द्वीप में पहुंचा था, और उसके बाद ये क्यूबा पहुंचा था, ठीक है। और क्यूबा को ये क्या समझ रहा था? जापान समझ रहा था। फिर ऐसे ही धीरे धीरे वो और जगहों पर पहुंचा था। तो और वहां पर जाके इसने स्पेन के झंडे को गाड़ा था, यानी स्पेन का जो एक शासन है वो स्थापित किया था, और अपने आप को वायसराय वहां का नियुक्त कर दिया था कोलंबस ने। तो ये कब की बात है? तो ये 1492 की बात है। पीछे 1442 आ रहा है आंसर में, वो गलत है, नंबर क सही था, 1492 उसको सही कर लेना। पिजारो ने इंका राज्य को कब जीता? तो पिजारो ने इंका राज्य को जीता था 1532 में। पुर्तगाल ने किस राजा को नाविक राजकुमार कहा जाता है? यानी पुर्तगाल का वो कौन सा राजा था जिसे नाविक राजकुमार कहा जाता था? तो पुर्तगाल के जो राजा थे हेनरी, उन्हें ऐसा कहा जाता है। और उनको बहुत शौक था कि जो समुद्री इलाके हैं, यानी जो किसी भी समुद्र के जो तटीय इलाके हैं उनकी खोज की जाए, है ना। तो इसीलिए उनका नाम नाविक राजकुमार रखा गया था। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट भारत पहुंचा था? तो देखो वास्को डी गामा भारत के कालीकट यानी केरला पहुंचा था कब? 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। नई दुनिया किसे कहा गया? तो अमेरिका को नई दुनिया कहा गया था। अमेरिका का नाम किस भूगोलवेत्ता के नाम पर पड़ा जिसने उसे नई दुनिया कहा? देखो जब हम अमेरिका के बारे में बात करते हैं, स्पेशली जब भी किसी देश का नाम रखा जाता है तो उसको खोजने वाले के नाम पर रखा जाता है, बट अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। इटली का जो नगर था फ्लोरेंस, वहां के एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था अमेरिगो वेस्पुस्सी। इन्होंने जो अमेरिका को एक नया युग का नाम दिया था, और इसीलिए इनके नाम पर ही उस नई दुनिया का नाम क्या पड़ गया था? अमेरिका पड़ गया था। कुतुबनुमा या दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आविष्कार हुआ था 1380 में। और आपको बता दें कि जो ये कुतुबनुमा ये जो दिशा सूचक यंत्र है, इसको जब नाविक यात्रा के लिए, समुद्री यात्राओं के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो इस यंत्र की सहायता से उनको दिशाओं का ज्ञान होता था। नेक्स्ट है, पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेस की स्थापना 1673 में की गई थी। सांता मारिया क्या था? देखो कोलंबस जो जहाज चला रहा था, या जिस जहाज पर वो सवार होकर दुनिया की सैर पे निकला था, यात्रा पे, समुद्री यात्रा पे निकला था, उसको बोला गया था सांता मारिया। बंजर भूमि को आवासीय या कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन क्या कहलाता है? यानी वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से
बंजर भूमि और बंजर भूमि को आवासीय, रहने योग्य या कृषि करने योग्य भूमि में बदला जाता है। भूमि नवीकरण, भूमि उद्धार, भूमि सुधार, भूमि ग्रहण, तो हमने पढ़ा था भूमि उद्धार। ब्राजील की खोज किस वर्ष हुई थी? तो देखो, ब्राजील की खोज 1500 ईस्वी में हुई थी। ब्राजील का नाम किस पेड़ के नाम पर पड़ा था? अभी इसके बारे में बात करा था हमने। तो ब्राजील का नाम ब्राजील पेड़ के नाम पर पड़ा था। एस्टेक लोग किस देवता की पूजा करते थे जिसके नाम पर मेक्सिको का नाम पड़ा था? यस, जो एस्टेक लोग थे वो वो जिस देवता की पूजा करते थे उनका नाम था मैक्सिली, और इन्हीं मैक्सिली देवता के नाम पर ही मेक्सिको नाम पड़ा है। 1325 में टेनोक्टिटलान किस जन समुदाय की राजधानी थी? इनका लोग, माया लोग, अरावाक लोग और एस्टेक लोग। तो हमने पढ़ा था कि जो एस्टेक लोग थे उनकी राजधानी थी टेनोक्टिटलान। एस्टेक समुदाय के कुलीन वर्ग के बच्चे किस स्कूल में भर्ती किए जाते थे? तो देखो, जो एस्टेक समुदाय था ये श्रेणीबद्ध समुदाय था। श्रेणीबद्ध का मतलब इसका जो समाज है वो श्रेणियों में यानी भागों में डिवाइड था लोगों के काम के अनुसार, है ना। जैसे पहले अभिजात वर्ग थे, फिर पुरोहित वर्ग थे, फिर ऐसे ही धीरे धीरे चिकित्सक थे, शिक्षक थे, फिर शिल्प थे, फिर श्रमिक थे, कृषक थे। इस तरीके से श्रेणियों में बटा हुआ था। तो यहाँ पे जो कुलीन वर्ग था एस्टेक समुदाय में, उनके जो बच्चे थे वो पढ़ते थे कालमेकाक में। ठीक है, कालमेकाक एक प्रकार का स्कूल था जहां पर इनके बच्चे पढ़ते थे। और जो नीचे इस कुलीन वर्ग के अलावा जिस वर्ग के बच्चे थे वो सारे बच्चे पढ़ते थे तेपोकल्ली में। ये भी एक प्रकार का स्कूल था। लड़कों को स्पेशली सैन्य की, व्यापार की शिक्षा दी जाती थी। इतिहास के बारे में, विज्ञान के बारे में जानकारी दी जाती थी। और जो लड़कियां थी उनको घरेलू जो कामकाज होता है उसके बारे में शिक्षा दी जाती थी। माया लोक की लिपि कैसी थी? देखो, माया लोक की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी जिसको अभी तक पुरातत्वविद नहीं पढ़ पाए हैं। पेरू के इंका समुदाय की राजधानी क्या थी? तो पेरू के जो इंका समुदाय है उसकी राजधानी थी कुज्को। क्या थी? कुज्को। पेरू के इंका समुदाय की भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा थी क्वेचुआ। कौन सी भाषा थी? क्वेचुआ। इंका साम्राज्य में राजमिस्त्री किस पद्धति का प्रयोग करता था? देखो, जो इंका साम्राज्य है, यहाँ पर ये साम्राज्य है, इंका साम्राज्य में जो राजमिस्त्री था वो जो भव्य भवनों का निर्माण इस टाइम पीरियड में किया गया है। और जो राजमिस्त्री हुआ करते थे वो शल्क पद्धति या जिसको फ्लेकिंग कहा जाता था, इस पद्धति का प्रयोग करके जो भवन थे उसका निर्माण करते थे। इंका समुदाय गणितीय इकाइयों का हिसाब कैसे लगाता था? तो डोरियों पर गांठें लगाकर। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? शल्क, शमन, क्विपू या क्वाचुआ? तो देखो, इसको कहा जाता था क्विपू। ठीक है, शल्क तो पद्धति थी जो राजमिस्त्री इस्तेमाल करता था, क्वाचुआ वहां की लैंग्वेज है, और शमन का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो इस लोक और परलोक के बीच में एक मीडिएटर का काम करें, है ना। और ऐसे लोग जो दूसरों के कष्टों को दूर करते, उनको शमन बोला गया था। सृष्टि शास्त्र किस प्रकार का विज्ञान था? भूगोल, विश्व का मानचित्र, भूशास्त्र, महासागरीय संरचना? तो देखो, सृष्टि शास्त्र एक ऐसा विज्ञान था जो विश्व के मानचित्र को बनाना सिखाता था, या जिसके माध्यम से विश्व का मानचित्र बनाया जाता था। पुर्तगाल स्पेन से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के रूप में कब स्थापित हुआ था? देखिए, पहले पुर्तगाल और स्पेन दोनों साथ में थे। ठीक है, बाद में ये दोनों अलग होते हैं और स्पेन से पुर्तगाल अलग होता है। और कब अलग होता है? 1139 ईस्वी में। कोलंबस ने अपनी समुद्री यात्रा 3 अगस्त 1492 को प्रारंभ करी थी। कहां से? 3 अगस्त 1492 को प्रारंभ करी थी। और पूछ रहा है किस पत्तन से प्रारंभ करी थी?
समुद्री यात्राएं करी थी ना उसने, तो पत्तन से स्टार्ट किया होगा। तो वो कौन सा पत्तन था? पुर्तगाल, जेना, मैड्रिड, पालोस। पुर्तगाल नहीं, जेना तो उसकी जन्मस्थली थी जहाँ का वो रहने वाला था। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। और आपको बता दें कि कोलंबस ने जिस पत्तन से स्टार्ट की थी यात्रा वो था पालोस। गुआना हानी द्वीप पर कोलंबस का स्वागत किस समुदाय ने किया था? तो देखो वो गया, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा था कि गुआना द्वीप पर जब वो गया था तो वहां पर इसका स्वागत किसने किया था? अरावाक लोगों ने किया था। और अरावाक लोगों की इसने बहुत प्रशंसा भी करी है अपने लेखों में। गुआना हानी द्वीप को कोलंबस ने क्या नाम दिया? जब जब गुआना हानी द्वीप पर कोलंबस गया था तो वहां पर उसने इस द्वीप का नाम क्या रखा था? सैन सैल्वाडोर। क्या रख दिया? सैन सैल्वाडोर। और नाम रखने के बाद में इसने अपने आप को वहां का वायसराय घोषित कर दिया और साथ में ही वहां का जो इंटरनल जो भी मामले थे उसमें हस्तक्षेप करने लगा था। राजा के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? यानी जो राजा का प्रतिनिधि था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था वायसराय। और आपको बता दें कि ये स्पेशली इस शब्द का प्रयोग जो है, जो स्पेन के राजा थे, किसके राजा था? इस स्पेन के राजा थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में किया गया है। स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय ने सार्वजनिक रूप से बेगार प्रथा पर पहली बार कब रोक लगाई थी? तो जो स्पेन के राजा थे फिलिप द्वितीय, उन्होंने सार्वजनिक रूप से बेगार की प्रथा पर तो रोक लगा दी थी, लेकिन वो गुप्त रूप से चाहते थे कि ये बेगार की प्रथा चले, मतलब उनकी उनकी हामी थी इस प्रथा को चलाने में। तो जो सार्वजनिक रूप से जो ऐलान किया गया था वो 1601 में किया गया था। स्पेनी साम्राज्य का विस्तार अमेरिका में किस आधार पर हुआ? जो स्पेनी साम्राज्य का विस्तार हो रहा था उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के हिस्सों में, उसका आधार क्या था? तो उसका आधार था बारूद और घोड़े की सैन्य शक्ति। यानी जो स्पेनी सेना थी उनके पास बारूद और घोड़े की बहुत अच्छी सैन्य शक्ति थी, जिसकी वजह से ये पूरे अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाए। अरावाक लोगों पर किस बीमारी ने कहर ढाया जिसे अदृश्य गोलियां बोला गया? देखो अरावाक लोग जो थे, जब वो यूरोपियंस के संगत में आए तो उन उनमें एक बीमारी फैल गई जिसका नाम था चेचक। यानी यूरोपियों से उनको एक बीमारी फैली जिसका नाम था चेचक, और चूंकि इनकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं थी इस बीमारी को लेकर, तो वो काफी संख्या में बीमार रहने लगे और उनकी डेथ भी होने लगी। और इसी वजह से जो अरावाक समुदाय के जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये क्या है, एक अदृश्य गोलियां हैं जो यूरोपीय जो लोग हैं उनके द्वारा चलाई जा रही हैं। कोर्टेस ने किस समुदाय से दोस्ती की थी? टोटोनैक, इंका, माया, मेंतीजुमा। तो देखो जो कोर्टेस था उसने जब वो एज़टेक पे हमला करने आया था तो उसने देखा वहां पे दो समुदाय हैं, एक था टोटोनैक प्लस एज़टेक, है ना? तो उसने क्या किया कि टोटोनैक से दोस्ती कर ली थी। बर्नार्ड डियाज डेल क्रेस्टिलो की किताब का क्या नाम था? तो बर्नार्ड डियाज डेल क्रिस्टिलो की किताब का नाम था द ट्रू हिस्ट्री ऑफ मैक्सिको। ट्रू हिस्ट्री ऑफ मैक्सिको, जिसमें मैक्सिको से रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं उसकी जानकारी दी गई है। एस्टेक शासक का क्या नाम था? तो जो मोंटेजुमा था वो एस्टेक शासक था वहां का। पुर्तगाली और फ्रांसीसी व्यापारियों के बीच किसको लेकर भयंकर लड़ाइयां हुई थी? तो देखो जो ब्राजील था, ठीक है ना, ब्राजील में ब्राजीलियन वुड लकड़ी पाई जाती थी। वो एक इमारती किस्म की लकड़ी थी जिसको टिम्बर भी कहा जाता था। उसका जो रंग था वो लाल रंग की लकड़ी थी और जिसके व्यापार को लेकर जिसको लेकर फ्रांसीसी और पुर्तगाली के जो व्यापारी हैं उनके बीच में काफी लड़ाइयां लड़ी गई थी। कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी किसके द्वारा लिखी गई थी? देखो ये बुक ऐसी है जिसमें अफ्रीका से होने वाले दास व्यापार और जो दासों की स्थिति थी, उनका जो
उनका जो मर्म है, उनका जो दर्द है, वो बड़े अच्छे से पेश किया गया है, दिखाया गया है। और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है एरिक विलियम्स के द्वारा। दक्षिणी अमेरिका के निवासियों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, दक्षिणी अमेरिका के जो निवासी हैं, इनको कहा जाता है देशज यूरोपीय या क्रियोल। क्यों कहा जाता है देशज यूरोपीय? देशज का मतलब स्वयं उस जो पर्टिकुलर जगह है वहां के लोग, और उसके बाद जो यूरोपियन, यानी दोनों के मिक्स से, इन दोनों के मिक्सअप से जो लोग पैदा हुए उनको देशज यूरोपीय कहा गया, और एक और नाम दिया गया इनको क्रियोल, है ना। दक्षिणी अमेरिका को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो इसको लैटिन अमेरिका कहा जाता है वर्तमान में, दक्षिणी अमेरिका को। और साथ में आपको बता दें कि जो लैटिन अमेरिका का क्षेत्र है, यहाँ पर स्पेन प्लस पुर्तगाल ने दोनों ने काफी लंबे समय तक शासन किया था, और ये दोनों ही जो लैंग्वेज थी यहाँ पर बोली जाती थी। तो जो स्पेन और पुर्तगाल की जो लैंग्वेज है, उसकी जो मूल जो लिपि है वो क्या है? लैटिन है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर यानी दक्षिणी अमेरिका का जो नाम पड़ गया वो पड़ गया लैटिन अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण कब हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया था कि जो ब्रिटिश उपनिवेश था ये पहले, ठीक है, तो इसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन चलाए, और 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण हो गया था। चांदी के विशाल भंडार कहाँ से मिले थे? तो चांदी के जो विशाल भंडार है वो उत्तरी पेरू या बोलीविया, जो आज का बोलीविया है, वहां से मिले थे। जो मेरे द्वारा मैप दिखाया गया था, आप या आपके एनसीईआरटी के बुक में जो मैप है उसमें आप जब ध्यान से देखेंगे तो पेरू वाला हिस्सा दिखेगा। तो पेरू वाले हिस्से को जब आप देखेंगे तो उत्तरी पेरू को देखना, और वो जो है आज का बोलीविया है, और वहीं से उस टाइम पीरियड में चांदी के विशाल भंडार मिले थे। मेक्सिको पर विजय के बाद कोर्टेस क्या बन गया? तो देखो, जब कोर्टेस ने मेक्सिको पर विजय प्राप्त कर ली तो उसने अपने आप को कैप्टन जनरल नियुक्त कर लिया। क्या नियुक्त किया? कैप्टन जनरल। दोस्तों, इस पाठ में इतना ही, और इस वीडियो के साथ ही जो हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 संस्कृतियों का टकराव, यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से चैप्टर 9 स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैप्टर को शेयर करिए, ताकि जिसको इस चैप्टर या हिस्ट्री से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ना है, समझना है, तो वो पढ़ सके, समझ सके। साथ में ही इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। लाइक करना चैनल को मत भूलिए। और जिन बच्चों को पढ़ना है, नोट्स बनाना है, उनके लिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहाँ पर जो भी कंटेंट होता है उसका मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। तो आप चैनल की साइट को विजिट कर सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ के लिए। आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।